नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। तो दोस्तों, हमारी बात चल रही थी क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 5 अधिकार के बारे में, जिसमें हमने पढ़ लिया था अधिकार क्या है, अधिकार कहाँ से आते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बात करी थी। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी के पार्ट नंबर 2 के बारे में। तो कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता, देखो क्या होते हैं कानूनी अधिकार, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आती है, वो आती है मानवाधिकारों के दावों की नैतिक अपील चाहे जितनी हो, उनकी सफलता की डिग्री जो है वो कुछ कारकों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए मानवाधिकार क्या है, यानी मानव होने के नाते जो हमें अधिकार मिले हुए हैं, जो भारतीय संविधान ने दिए हुए हैं या फिर ये कहें संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो दिए हुए हैं, उन अधिकारों की यहाँ बात हो रही है। तो ये इसके लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 भी बना हुआ है। ध्यान रखना, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बना हुआ है, जिसके माध्यम से न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी क्या है मानव अधिकार आयोगों की स्थापना की गई है या उनका प्रावधान किया गया है। तो जो मानव अधिकार है उनकी ये कहें कि कितनों को मिला है कितनों को नहीं मिला है, ये सफल किस प्रकार से हुआ है, ये कुछ कारक हैं, इनके ऊपर निर्भर करता है। जैसे सरकारों और कानून का समर्थन, और यही कारण है कि अधिकारों की कानूनी मान्यता को इतनी अहमियत दी जाती है। यानी अगर कोई कानून है, कानून की अगर बात करें तो कानून की मांग कौन करती है? कानून की मांग करती है जनता। फिर उसको लागू कौन करती है? सरकार लागू करती है, सरकार ही बनाती है। सरकार में जो अलग अलग अंग हैं उनमें एक अंग है वो कानून बनाता है, दूसरा अंग है वो क्या है कानून लागू करता है। तो अधिकारों की कानूनी मान्यता को इसलिए अहमियत दी जाती है क्योंकि जब तक उसे कानून का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा तब तक वो अधिकार नहीं रहेगा। तो अनेक देशों में अधिकारों के विधेयक वहाँ के संविधान में प्रतिष्ठित रहते हैं। जैसे भारत की बात करें तो भारत के संविधान में पहले जैसे 7 मूल अधिकार दिए हुए थे, उसके बाद उनको घटाकर उनकी संख्या कितनी कर दी गई? 6 कर दी गई, जिसमें संपत्ति का जो अधिकार है आर्टिकल 31 वो हटा दिया गया था। संविधान देशों के सर्वोच्च कानून के घोषक होते हैं, इसलिए कुछ खास अधिकारों की संवैधानिक मान्यता उन्हें बुनियादी महत्व प्रदान करती है। अपने देश में इन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। अन्य कानूनों और नीतियों से इन संवैधानिक अधिकारों के सम्मान की अपेक्षा की जाती है। संविधान में उन अधिकारों का उल्लेख रहता है जो बुनियादी महत्व के माने जाते हैं। भाई एक तरह से ये भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में भाग 3 में मूल अधिकार दिए हुए हैं। ये लिए कहाँ से गए हैं? ये अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक। तो ये भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी ये कहा जाता है। यानी मूल अधिकारों का मूल मोटो क्या है कि हर व्यक्ति के लिए क्या है, जो भेदभाव है उसको मिटा दिया जाए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता हो, सम्मान हो, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को क्या है वो इस सभी चीज़ों में समाहित किया गया है। या ये कहें दूसरी बात में तो जो लोकतंत्र के आदर्श हैं उनकी क्या हो, उन्नति हो, इसीलिए अधिकारों की कल्पना की गई है, अधिकार संविधान में डाले गए हैं। कुछ अन्य ऐसे अधिकारों का भी उल्लेख संभव है जो किसी देश के विशिष्ट इतिहास और रीति रिवाजों के चलते महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में अस्पृश्यता पर प्रतिबंध का प्रावधान है, जो देश की परंपरागत जो सामाजिक कुप्रथा है उसकी तरफ ध्यान दिलाता है। तो ये जो अस्पृश्यता पर प्रतिबंध है ये बताया गया है अनुच्छेद 17 में, जो आर्टिकल भारतीय संविधान का 17 उसमें ये बताया गया है। क्योंकि इस अधिनियम, जैसे इस अधिनियम की बात करें तो इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये अधिनियम क्या है उनको अपराध मानता है। जैसे अस्पृश्यता का अंत है, तो जैसे किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता, वो कहीं भी पूजा कर सकता है। जो परंपरागत या जो धार्मिक के आधार के ऊपर जो अस्पृश्यता है उसको क्या है गलत ये
ठहराता है। किसी दुकान, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, इसमें किसी को भी जातिगत आधार के ऊपर प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। जाति के आधार पर किसी की कोई बेइज्जती करना वो इसमें अपराध माना जाता है। इसके अलावा अस्पताल है, शैक्षणिक संस्थान है, स्कूल है, हॉस्टल है, इनमें सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश से रोकना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इस कानून के तहत क्या है, अपराध मानती है। हमारे दावों को मिलने वाली कानूनी और संवैधानिक मान्यता इतनी महत्वपूर्ण होती है कि बहुत से सिद्धांतकार अधिकारों को ऐसे दावों के रूप में परिभाषित करते हैं जिन्हें राज्य ने मान्य किया हो। यानी हम ये कह सकते हैं कि राज्य ने इनको एक तरह से कानूनी रूप दे दिया, तो उसके बाद ये क्या हो गए, हमारे अधिकार हो गए। अब कानूनी मान्यता से यकीनन हमारे अधिकारों को समाज में एक खास दर्जा मिलता है, लेकिन कानूनी मान्यता के आधार पर किसी अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता। जैसे कि पहले चर्चा की जा चुकी है कि अधिकारों का धीरे धीरे विस्तार और पुनर्व्याख्या हो रही है। ऐसा अभी तक अलग रहे समूह को शामिल करने और गरिमापूर्ण एवं सम्मानजनक जीवन की हमारी नई समझदारी के उद्देश्य से हो रहा है। तो अधिकार कहने का मतलब मिले हुए हैं, लेकिन ये नहीं है, इनमें भी क्या है, धीरे धीरे से अभी बात करी, जो संपत्ति का अधिकार है वो ख़त्म कर दिया है। कुछ नई नई चीज़ें इनमें अमेंडमेंट होती रहती हैं। आरटी है, जो आरटी शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, वो जोड़ा गया है। तो समय के अनुसार इनमें क्या होते हैं, अमेंडमेंट होते रहते हैं। और ये मान लें कि नहीं, ये हमारे अधिकार हमें मिले हुए हैं, कानूनी मान्यता प्राप्त है, तो वो भी चीज़ क्या गलत है। जैसे आपातकाल वगैरह होते हैं, तो उस समय क्या है, ये अधिकार स्वतः ही क्या, इनको समाप्त मान लिया जाता है। तो अधिकतर मामलों में अधिकतर राज्य से किए जाने वाले दावे हैं। अधिकारों के माध्यम से हम राज्य सत्ता से कुछ मांग करते हैं। जब हम शिक्षा के अधिकार पर जोर देते हैं तो हम राज्य से बुनियादी शिक्षा के प्रावधान की मांग करते हैं। तो बुनियादी शिक्षा वही है जो ढांचागत, जो जिससे ढांचा सुदृढ़ हो, बुनियाद मजबूत हो। जैसे है ना, अभी पहली से लेकर 12वीं तक की वही बुनियाद है पूरी। समाज भी शिक्षा के महत्व को स्वीकार कर सकता है और अपनी तरफ से इसमें सहयोग कर सकता है। विभिन्न समूह विद्यालय खोल सकते हैं और छात्रवृत्तियों के लिए निधि जमा करते हैं, ताकि तमाम वर्गों के बच्चे हैं और शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सकें। लेकिन मुख्यतः ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, राज्य की बनती है। राज्य को ही आवश्यक उपायों का प्रवर्तन करना होता है, जिससे कि हमारे शिक्षा के अधिकार की पूर्ति क्या हो, सुनिश्चित हो। तो जो नीति निदेशक तत्वों में ये राज्य का कर्तव्य भी बताया गया है कि पहली से जो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको क्या है, शिक्षा मिले। यानी ये कहें कि पहली से लेकर 8वीं तक। इस प्रकार अधिकतर राज्य को कुछ खास तरीकों से कार्य करने के लिए वैधानिक दायित्व सौंपते हैं। प्रत्येक अधिकार निर्देशित करता है कि राज्य के लिए क्या करने योग्य हैं और क्या नहीं। उदाहरण के लिए जैसे मेरा जीवन जीने का अधिकार राज्य को ऐसे कानून बनाने के लिए बाध्य करता है जो दूसरे के द्वारा क्षति पहुंचाने से मुझे बचा सके। यह अधिकार राज्य से मांग करता है कि मुझे चोट या नुकसान पहुंचाने वालों को दंडित करे। यदि कोई समाज महसूस करता है कि जीने के अधिकार का मतलब अच्छे स्तर के जीवन का अधिकार है, तो राज्य सत्ता से ऐसी नीतियों के अनुपालन की अपेक्षा करता है जो स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ पर्यावरण और अन्य आवश्यक जो निर्धारकों का प्रावधान करें। तो कहने का मतलब है कि ये जीवन जीने का अधिकार है, तो मेरे को कोई अनावश्यक परेशान ना करे। तो उसके लिए राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उन्होंने क्या प्रावधान कर रखे हैं, उन्होंने कानून, जो पुलिस व्यवस्था है, न्यायालय व्यवस्था है, उनका क्या है, प्रावधान कर रखा है। तो ताकि किसी के जो अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो इनके माध्यम से अपने अधिकार वापस प्राप्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में मेरा अधिकार यहाँ राज सत्ता को खास तरीके से काम करने के कुछ वैधानिक दायित्व सौंपता है। तो यानी मेरा अधिकार राज्य सत्ता को दायित्व सौंप रहा है। क्यों? क्योंकि उसे किसने कहा है, संविधान ने कहा है। संविधान ने कहा है कि भाई आपको इनके अधिकारों की रक्षा करनी है। राज्य को ये निर्देशित किया गया है कि व्यक्तियों के अधिकारों की आपको क्या करनी है, रक्षा करनी है। अधिकार सिर्फ यही नहीं बताते कि राज्य को क्या करना है, वे ये भी बताते हैं कि राज्य को क्या कुछ नहीं करना है। मसलन किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कहता है कि राज्य सत्ता महज अपनी मर्जी से उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर वह किसी सलाखों के पीछे करना चाहती है तो इस कार्रवाई को जायज़ ठहराना पड़ेगा। उसे किसी न्यायालय के समक्ष इस व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती करने का कारण बताना होगा।
इसलिए मुझे पकड़ने से पहले गिरफ्तारी का वारंट दिखाना पुलिस के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार मेरे अधिकार राज सत्ता पर कुछ अंकुश भी लगाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो किसके अंदर आती हैं? वो आती हैं आर्टिकल नंबर 22, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। तो जिसमें क्या है, गिरफ्तारी करने के आधार पर जैसे सूचना देने का अधिकार है, उसे किसी वकील से अपना परामर्श करने का अधिकार है, वकील उसे नियुक्त करने का अधिकार है। इसके अलावा जो मजिस्ट्रेट है उसके सम्मुख उसे 24 घंटे में क्या है पेश करना होता है। इस प्रकार से कई जो अधिकार वो हैं दिए हुए हैं। दूसरे तरीके से कहा जाए तो हमारे अधिकार ये सुनिश्चित करते हैं कि राज्य की सत्ता व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता की मर्यादा का उल्लंघन किए बगैर काम करे। राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सत्ता हो सकता है, उसके द्वारा निर्मित कानून बलपूर्वक लागू किए जा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का अस्तित्व अपने लिए नहीं है बल्कि व्यक्ति के हित के लिए होता है। इसमें जनता का ही अधिक महत्व है और सत्तारूढ़ सरकार को उसके कल्याण के लिए काम करना होता है। यानी संपूर्ण प्रभुत्व है संपन्न, यानी किसी के अधीन नहीं है। भाई राज्य के 4 तत्व जो होते हैं उसमें से एक जो तत्व है वो आती है संप्रभुता। तो संप्रभुता का मतलब है कि अपने निर्णय लेने के लिए किसी के दूसरे के अधीन नहीं है, वो अपने जो निर्णय है वो खुद ले सकता है, वो स्वतंत्र है। तो यहाँ राज्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, अपने निर्णय लेने में खुद सक्षम है। तो जो उसके द्वारा जो निर्मित कानून है वो बलपूर्वक लागू किए जा सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि व्यक्तियों का क्या है हित प्रभावित हो। उन व्यक्तियों का हित कभी भी प्रभावित इससे नहीं होना चाहिए। तो जो शासक है वो अपनी कार्यवाही को लिए जवाबदेह है और उसे हरगिज़ नहीं भूलना चाहिए कि कानून लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए होते हैं। तो कहने का मतलब जो अधिकार हैं जो राज्य द्वारा लागू किए हैं वो क्या है, लोगों की भलाई के लिए ही हैं। अब बात करते हैं अधिकारों के प्रकार। अधिकतर जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं वो राजनीतिक अधिकारों का घोषणा पत्र बनाने से अपनी शुरुआत करती हैं। राजनीतिक अधिकार नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी तथा राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक देती है। तो जो राजनीतिक अधिकार हैं वो सब किससे संबंधित रहते हैं, राजनीति से। जैसे सभी को वोट देने का अधिकार है, ये राजनीतिक अधिकार है। प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, आप अपने हिसाब से प्रतिनिधि चुन सकते हो, जो भी एमएलए एमपी जिसको आप वोट देना चाहते हो उसको दे सकते हो। चुनाव लड़ने का अधिकार है, राजनीतिक पार्टियां बनाने का अधिकार है और उसमें शामिल होने का अधिकार भी शामिल है। राजनीतिक अधिकार है वो नागरिक स्वतंत्रताओं से जुड़े होते हैं और नागरिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक जांच का अधिकार, विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार, प्रतिवाद करने तथा असहमति प्रकट करने का अधिकार। तो ये किससे संबंधित है, नागरिक स्वतंत्रता से, कि उसे एक निष्पक्ष और न्याय की जांच, कोई भी अगर मान लो शोषण का शिकार हो रहा है, उत्पीड़न का शिकार हो रहा है, तो उसके लिए न्यायिक जांच का अधिकार उसे मिलना चाहिए। अपने विचार जैसे भी हो वो अभिव्यक्त करने का अधिकार। मान लो 99 व्यक्ति एक तरफ बोल रहे हैं लेकिन उसको भी क्या है अपने विचार, मान लो वो उनके खिलाफ बोल रहा है लेकिन उसको अपने विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार है, प्रतिवाद करने का है, असहमति प्रकट करने का अधिकार है। इसके अलावा नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार मिलकर किसी सरकार को लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियाद का निर्माण करते हैं। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया कि अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है, लोगों को कल्याण की जो हिफाजत करना ही होता है। यानी मुख्य उद्देश्य जो अधिकारों का क्या है, लोगों का कल्याण, जनता का हित है। सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाकर शासकों की अपेक्षा लोगों के सरोकार को अधिक महत्व देकर और तमाम लोगों के लिए सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने का मौका सुनिश्चित कर राजनीतिक अधिकार इसमें सहयोग करते हैं। यानी जनता के प्रति जवाबदेह बनाया गया है सरकार को। यानी जनता जो काम बताएगी वो क्या करती है, सरकार करती है। भाई जनता अपने काम है वो किसको बताएगी, प्रतिनिधियों को। और प्रतिनिधि क्या है, सरकार के अंग होते हैं, उनका एक भाग है प्रतिनिधि। तो फिर वो क्या करते हैं, उन कानूनों को लागू करते हैं, उनको कानून बनाते हैं फिर लागू करते हैं। राजनीतिक भागीदारी का अपना अधिकार पूरी तरह से हम तभी अमल में ला सकते हैं जब भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य जैसी हमारी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो। फुटपाथ पर रहने और इन बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए संघर्ष करने वालों के लिए अपने आप में राजनीतिक अधिकार का कोई मूल्य
नहीं है। भाई एक भूखा नंगा है वो क्या वोट करेगा? कहने का मतलब सीधा सा ये जो फुटपाथ के ऊपर रहता है, जिसके ऊपर ना रोटी कपड़ा मकान तीनों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बुनियादी ज़रूरतें हैं, वही उसके पास नहीं है, तो राजनीतिक अधिकार उसके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उन्हें पहले तो अपनी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति हेतु पर्याप्त मजदूरी मिले और मेहनत की उचित परिस्थितियों जैसी कतिपय सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसलिए लोकतांत्रिक समाज इन दायित्वों को स्वीकार कर रहे हैं और आर्थिक अधिकार भी क्या है मुहैया करवा रहे हैं। कहने का मतलब है कम से कम आदमी के पास इतना रोजगार तो उपलब्ध हो ताकि वो दैनिक की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सके, जो मूलभूत आवश्यकताएं रोटी कपड़ा मकान उनकी पूर्ति कर सके। कुछ देशों में नागरिक, खासकर निम्न आय वाले नागरिक, आवास और चिकित्सा जैसी सुविधाएं राज्य से प्राप्त कर रहे हैं। जैसे अभी बहुत सारी योजनाएं चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले इंदिरा आवास योजना, तो इनके माध्यम से साथ ही सरकारें क्या करती हैं, चिकित्सा सुविधाएं क्या आजकल फ्री में उपलब्ध करवाती हैं। जैसे अशोक गहलोत जी ने चालू की थी जो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है, तो वो क्या चिकित्सा सुविधा का ही एक पार्ट है। कुछ अन्य देशों में बेरोजगार व्यक्ति कुछ भत्ते भी पाते हैं, ये जैसे सब जगह, जैसे राजस्थान में भी है। कुछ ये जो भत्ते होते हैं वो क्या है, उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी करने में क्या है एक तरह से क्या भूमिका अपनी निभाते हैं। जैसे अब बेरोजगार एक लड़का है, वो बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करता है, तो उससे क्या अपनी कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ फॉर्म वगैरह भरने हैं, तो उससे क्या है घर वालों के सामने फॉर्म के लिए पैसे नहीं मांगने पड़ते, वो उन्हीं से क्या है अपनी बुनियादी ज़रूरतें उस समय क्या होती हैं वो यही है, फॉर्म भर दिया, मान लो कहीं एग्ज़ाम के लिए जाना है तो एग्ज़ाम का पैसा क्या है उसी से क्या है क्लियर कर लिया। तो ये सारी चीज़ें उस समय के अनुसार बुनियादी ज़रूरतें बढ़ती जाती है। भारत में सरकार ने ग्रामीण और शहरी गरीबों की मदद के लिए अन्य कार्रवाइयों के साथ हाल में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की भी शुरुआत की है। इस जो मनरेगा है तो उसके माध्यम से क्या है सभी को रोजगार दिया जा रहा है। आजकल अधिकाधिक ये जो मनरेगा है ये किसका अंग है, एक तरह से ये जो आर्थिक अधिकार है इसी का ही एक अंग है। इसके माध्यम से क्या है सरकार लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा रही है ताकि जो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति वो आसानी से कर सकें। आजकल जो अधिकाधिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के जो सांस्कृतिक दावों को भी मान्यताएं दे रही है। अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार है, अपनी भाषा और संस्कृति के शिक्षण के लिए संस्थाएं बनाने का अधिकार है। ये कुछ समूह या समुदाय विशेष को दिए गए निम्न अधिकारों में से कौन कौन से न्यायोचित है ये आपको करने हैं। जैसे एक शहर में जैन समुदाय के लोगों ने अपना विद्यालय खोला और केवल अपने समुदाय के छात्र छात्रा को ही प्रवेश दिया, तो ये चीज़ें क्या थोड़ी ठीक नहीं है कि भाई एक ही समाज के लोगों को क्या है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो ये एक तरह से अस्पृश्यता का जो अंत है उसका विरोध हो रहा है यहाँ। तो ये जैसे JNK वगैरह है हिमाचल प्रदेश, वहाँ के स्थायी निवासियों के अलावा बाकी लोग ज़मीनें अन्य अंचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। भाई भारत तो सबका है, तो ये चीज़ें आपको मंथन करना है कौन कौन सी न्यायोचित है कौन कौन सी न्यायोचित नहीं है। जैसे ये प्रिंसिपल ने एक सर्कुलर जारी कर दिया कि छात्रा किसी भी प्रकार का पश्चिमी परिधान नहीं पहनेगी, तो क्या ये न्यायोचित है या नहीं। देखो इसमें सब लोगों के विचार हैं वो अलग अलग होते हैं। हरियाणा की एक पंचायत ने निर्णय दिया कि अलग अलग जातियों के जिस लड़के और लड़की ने शादी कर ली वे अब गांव में नहीं रहेंगे, जो खाप पंचायत बोलते हैं हम इनको। तो ये सारी चीज़ें इनको अलग व्यक्ति अलग अलग नज़रिए से देखता है, लेकिन जो कानून कहता है वही क्या है सबके लिए सर्वमान्य होगा। तो गवर्नमेंट तो खुद कहती है आजकल प्रोत्साहन राशि देती है कि अगर आपने किसी अंतर्जातीय विवाह किया तो राजस्थान सरकार शायद 5 लाख रुपए देती है इसके लिए। तो अधिकारों को बेहतर जिंदगी जीने के लिए आवश्यक माना जा रहा है। इस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अधिकारों की सूची लगातार बढ़ती है। कुछ अधिकार जैसे जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, सम्मान व्यवहार का अधिकार है, राजनीतिक भागीदारी का अधिकार है, ऐसे बुनियादी अधिकार के रूप में मान्य हैं जिन्हें प्राथमिकता देनी है और शालीन जीवन यापन के लिए आवश्यक अन्य स्थितियां भी न्यायोचित दावों अथवा अधिकारों के रूप में मान्य की जा रही हैं। तो नए नए अधिकार आ रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि जो अधिकार हमें दिए हुए हैं, इसमें अमेंडमेंट समय समय के अनुसार होते रहते हैं। अब अधिकार और जिम्मेदारियां। अधिकार न केवल राज्य पर जिम्मेदारी डालते हैं कि वह खास तरीके से काम करे, बल्कि हम सब पर भी जिम्मेदारी आयद करते हैं। तो
तो अधिकार और जिम्मेदारियों की अगर बात करें तो जो टिकाऊ विकास का मामला अगर लेते हैं तो हमारे अधिकार हमें ये याद दिलाते हैं कि इसके लिए ना केवल राज्य को कुछ कदम उठाने हैं बल्कि हमें भी इस दिशा में प्रयास करने हैं। कहने का मतलब कि एक हाथ से ताली कभी भी नहीं बजती है, दोनों तरफ से अगर इस दिशा में प्रयास होंगे तभी वो प्रयास क्या है सार्थक होंगे। अधिकार हमें बाध्य करते हैं कि हम अपनी निजी ज़रूरतों और हितों की न सोचें, कुछ ऐसी चीज़ों की भी रक्षा करें जो हम सब के लिए हित करें। यानी यहाँ हमें जो निजी स्वार्थ है उनकी तिलांजलि, उनको त्याग करना पड़ेगा, तभी क्या है विकास संभव है। जैसे ओजोन परत की हिफाजत करना है, वायु और जल प्रदूषण कम से कम करना है, नए वृक्ष लगाकर और जंगलों की कटाई रोककर हरियाली बरकरार रखना है, पारिस्थितिकीय संतुलन कायम रखना आदि ऐसी चीज़ें हैं जो हम सब के लिए अनिवार्य हैं। ये आम भलाई की बातें हैं जिनका पालन हमें अपनी और भावी पीढ़ियों की हिफाजत के लिए करना है। तो इनके लिए हम ये सोचें कि भाई राज्य ही कार्य करेगा, भाई पेड़ लगाएगा राज्य लगाएगा, ओजोन परत की रक्षा करना का काम है वो भी क्या है देश का काम है, सरकारों का काम है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो वहाँ क्या है वो चीज़ें सार्थक कभी नहीं हो पाएंगी। आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित और स्वच्छ दुनिया पाने का हक है, इसके लिए वे बेहतर जीवन नहीं जी सकती, यानी इसके बिना वो बेहतर जीवन नहीं जी सकती। तो दूसरे अधिकार ये अपेक्षा करते हैं कि मैं अन्य लोगों के अधिकारों का भी क्या है सम्मान करूं। अगर मैं कहता हूं कि मुझे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार मिलना ही चाहिए तो मुझे दूसरों को भी अधिकार यह देना चाहिए। तो वही बात है कि मेरे लिए कोई दूसरा गलत ना कहे, तो इसके लिए है कि मैं भी किसी के प्रति गलत ना कहूँ। अगर मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनने में, संगीत सुनने में दूसरों का हस्तक्षेप नहीं चाहता तो मुझे भी दूसरों की पसंदगी में दखलंदाजी से बचना होगा। कोई जो भी गाना सुनना चाहता है वो सुन सकता है, लेकिन जब मैं सुनूं तब वो भी डिस्टर्ब ना करे। मुझे भी उसको उसकी पसंद के कपड़े या संगीत चुनने की स्वतंत्रता देनी होगी। मैं स्वतंत्र भाषण देने के अधिकार का इस्तेमाल अपने पड़ोसी की हत्या के लिए, भीड़ को उकसाने के लिए नहीं कर सकता, यानी गलत चीज़ों के लिए। ये चीज़ें अगर आपको छूट मिली हुई है, भाई भाषण देने की स्वतंत्रता है, जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, भाषण की स्वतंत्रता है, सभा करने की जो स्वतंत्रता है, इनका मैं किसी गलत कार्य के लिए उपयोग नहीं कर सकता। अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए मैं दूसरों को और उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता। और दूसरे शब्दों में मेरे अधिकार सबके लिए बराबर और एक ही अधिकार के सिद्धांत से सीमा बंद है। तीसरे, टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलित करना होता है। जैसे कल तुमने टीवी पर ताज़ा तरीन स्टिंग ऑपरेशन देखा, प्रसिद्ध सिने तारिका और नामी अधिकारी के बीच की बातचीत पर मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। तो यह टीवी पर सनसनी फैलाने का सस्ता तरीका है। इसके अलावा यह उनके निजता के अधिकार का अतिक्रमण भी है। कहने का मतलब क्या है, कुछ न्यूज़ चैनल वाले अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए क्या है ऐसी खबरें ज़्यादा फैलाते हैं ताकि उनके जो टीवी है, जो चैनल है, उनके ऊपर दर्शक क्या है ज़्यादा से ज़्यादा आए। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मेरा अधिकार मुझे तस्वीर लेने की अनुमति देता है, लेकिन मैं अपने घर में नहाते हुए किसी व्यक्ति की उसकी इज्जत के बिना इजाज़त के बिना तस्वीर ले लूं और उसे इंटरनेट पर डाल दूं तो ये उसकी गोपनीयता के अधिकार या जो निजता का हनन है वो है, ये उसका ये उल्लंघन होगा और ये क्या क्राइम माना जाता है। आजकल ये ऐसी खूब घटनाएं आप पढ़ रहे हो कि उनकी तस्वीरें खींच ली और उनको सब बदनाम साजिश के तहत उनको क्या रुपये ऐंठना, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या है गलत है और पुलिस भी उनके लिए सख्त एक्शन लेती है। चौथे, नागरिकों को अपने अधिकारों पर लगाए जाने वाले नियंत्रणों के बारे में चौकस रहना होगा। आजकल एक विषय जिस पर बहुत अधिक चर्चा हो रही है, ये बढ़ते प्रतिबंधों से संबंधित है। ये प्रतिबंध कई सरकारें जो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों की नागरिक स्वतंत्रताओं पर लगा रही है, नागरिकों के अधिकारों और भलाई की रक्षा के लिए जरूरी मानकर राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत करना का समर्थन किया जाता है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले ये चला था कि जो सैन्य बल है वो सभी फेसबुक, व्हाट्सएप, जो सोशल मीडिया उसको डिलीट कर दें, उससे दूरी बनाएं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, लेकिन किसी बिंदु पर सुरक्षा के लिए आवश्यक मानकर थोपे गए प्रतिबंध अपने आप में लोगों के अधिकारों के लिए खतरा बन जाएं तो इसके लिए किसी जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे उन्होंने याचिका भी दायर करी थी कि भाई ये एक तरह से जो उनकी स्वतंत्रता का भी हनन है। कैसे कि वो अपने परिजनों से बात कर रहे हैं, भाई इतनी दूरस्थ पोस्टों के ऊपर बैठे हैं, कोई वहाँ अपने 6-6, 7-7 महीने छुट्टी काटे उनको हो जाते हैं, तो अपने घर वालों से संबंध बना के क्या है
बातचीत करके एक सुखद माहौल बना रहता है। तो ये सारी चीज़ें भी क्या इसमें होती है। क्या आतंकी बमबारी की धमकी का सामना करते राष्ट्र को अपने नागरिकों की आज़ादी छीन लेने की इजाज़त दी जा सकती है? क्या उसे महज संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार करने की अनुमति मिलनी चाहिए? क्या उसे लोगों की चिट्ठियां देखने या फोन टेप करने की छूट दी जा सकती है? क्या सच कबूल करवाने के लिए यातना का सहारा देना चाहिए? ऐसी स्थितियों में यह सवाल उठता है कि संबंध व्यक्ति समाज के लिए खतरा तो नहीं है। जैसे आजकल फ़ोन टेपिंग अभी खूब मसला है, ये भी निजता का हनन है फ़ोन टेप करना, लेकिन अगर वो देश के लिए खतरा है तो ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो वहाँ ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। उसके सच जो नार्को टेस्ट वगैरह होते हैं वो सब करवाए जा सकते हैं। गिरफ्तार लोगों को भी कानूनी सलाह की इजाज़त और दंडाधिकारी या न्यायालय के सामने अपना पक्ष पेश करने का अवसर मिलना चाहिए। लोगों की नागरिक स्वतंत्रता में कटौती करते वक्त हमें अत्यंत सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है। सरकारें निरंकुश हो सकती हैं और वे उन उद्देश्यों की जड़ खोज सकती है जिनके लिए सरकारें बनती हैं, यानी लोगों के कल्याण की। यानी मुख्य काम देखो सरकार का क्या है, अधिकार किस लिए बनाए जाते हैं? लोगों के कल्याण के लिए, जनहित के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन जब ज़्यादा सरकार निरंकुश हो जाती है तो इनमें क्या कटौती भी कर सकती है। इसलिए यह मानते हुए कि अधिकार कभी संपूर्ण सर्वोच्च नहीं हो सकते, हमें अपने और दूसरे के अधिकारों की रक्षा करने में चौकस रहने की जरूरत है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक समाज की बुनियाद का निर्माण करते हैं। किसी व्यक्ति के अधिकार वहाँ खत्म हो जाते हैं जहाँ दूसरे व्यक्ति की नाक शुरू होती है। इसका मतलब ये है, आपको हाथ घुमाने का अधिकार है, अपना हाथ आप घुमा सकते हो, ठीक है, घुमाओ, आपका हाथ है, लेकिन आप अपना हाथ तभी तक घुमा सकते हो जब दूसरे व्यक्ति का सिर आपके हाथ की जद में ना आए। भाई दूसरे व्यक्ति की नाक के ऊपर मुक्का पड़ेगा तो फिर वहाँ स्वतंत्रता आपकी हनन हो जाएगी। जो स्वतंत्रता का अधिकार जो मिला हो ना, हाथ घुमाने का अधिकार, वो ऐसी ठुकाई करेगा आपकी कि अधिकार आप भूल जाओगे। तो ये चैप्टर था, ये कुछ मानव अधिकार के बारे में बताया है। ये प्रश्न हमेशा ही बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी? तो ये 10 दिसंबर 1948 को हुई थी। और मानवाधिकार दिवस भी कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। तो ये कुछ प्रश्नावली है। तो ये वीडियो था पाठ नंबर 5 अधिकार के बारे में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें, और चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।